Human beings are capable of perceiving changes in environment and we are able to make out how these factors are interrelated and interlinked. हमारे आसपास जो भी बदलाव आते हैं हम उन बदलावों को समझ पाते हैं और उन बदलावों के पीछे क्या कारक हैं और वो कारक किस तरह से एक दूसरे से इंटररिलेटेड है या इंटरलिंक्ड है, इसके बारे में भी हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। ह्यूमन बींग्स की ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम फैक्टर्स को कैटेगराइज करके यानी श्रेणीबद्ध करके समझते हैं और ये श्रेणीबद्ध करने का तरीका उन कारकों में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है, इस पर आधारित है। इसके द्वारा हम बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर पाते हैं और ये हमारे प्रोसेस ऑफ लर्निंग को कंप्लीट करता है। इस जानकारी के आधार पर हम अवधारणाओं का निर्माण करते हैं यानी कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और अपनी एनकोडेड मेमोरी के अनुसार यानी हमने उन कॉन्सेप्ट को किस तरह से याद रखा है उसके अनुसार हम दूसरों को अपने कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको साइंस टीचिंग में, मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज टीचिंग में और डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान भी कहा जाता है। ब्रूनर यानी कि जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1956 में एक बुक ए स्टडी ऑफ थिंकिंग में अपने विचार लिखे हैं कि मनुष्य किस तरह से अपने आसपास की चीज़ों को उनको कैसे समझता है, उनको कैसे ऑर्डर्ड क्लासेस में कैटेगराइज करता है और कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है और इसके द्वारा वो कैसे अपने आसपास के संसार को समझ पाता है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल लर्नर को हेल्प करता है ताकि वो बहुत सारी डाटा या बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सके और उसको ऑपरेट कर सके। अध्यापक को ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल हेल्प करता है फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल का बहुत ही नज़दीकी संबंधी है यानी क्लोज रिलेटिव है और दोनों ही इस चीज़ के ऊपर बल देते हैं कि कॉन्सेप्ट को किस तरह से डिसीजन मेकिंग और कैटेगराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा समझा जा सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के की कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट को कैसे बताया गया है, स्पाइरल करिकुलम क्या है, स्कैफोल्डिंग, डिस्कवरी लर्निंग और मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हैं, ताकि हम आगे चल के इस मॉडल को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रूनर के बारे में। जेरोम ब्रूनर को जाना जाता है फॉर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कवरी लर्निंग और रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी वर्क किया। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जो कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी ये एक ऐसी रणनीति है जो हमें उन पैटर्न्स ऑफ डिसीजंस को समझने की कोशिश करती है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझते हैं, कैसे रिटेन करते हैं और कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल लर्नर की लर्निंग को स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी के द्वारा प्रमोट करता है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी मतलब लर्नर खुद से एनालिसिस करके, कंपैरिजन करके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रास्टिंग फीचर के द्वारा कैटेगराइज कर सकता है और इसके द्वारा वो खुद कॉन्सेप्ट को अटेन कर पाता है। आमतौर पे हमारी कक्षाओं में क्या होता है, कॉन्सेप्ट को अध्यापक ही बता देता है और लर्नर उसको ऐसे का तैसा यानी रोट लर्निंग के द्वारा लर्न कर लेता है, जबकि ये मॉडल ये लर्नर को खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, कॉन्सेप्ट को अटेन करने में, उसको समझने में मदद करता है। यानी ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें एनालिसिस और कंपैरिजन के द्वारा कई सारे एग्जाम्पल्स जो कि विद्यार्थी को दिए जाते हैं जिनको कैटेगराइज किया जा सकता है और उस कैटेगराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा वो कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है, ए कॉन्सेप्ट इज ए नेटवर्क ऑफ इन्फ्रेंसेस। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, एक जाल है जिससे कई सारी इन्फ्रेंसेस निकल सकती हैं, विच आर और मे बी सेट इनटू प्ले बाय एन एक्ट ऑफ कैटेगराइजेशन।
जिसमें हम कैटेगराइजेशन के द्वारा जो भी जानकारी हमारे पास है वो किस तरह से इंटरलेटेड है, कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बिठाती है, इसको समझ पाते हैं। तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक जनरल आइडिया है, एक आम विचार है या नोशन यानी कि धारणा है जो कि किसी एक विशेष ग्रुप या क्लास के साथ रिलेटेड है और उस कैटेगरी के क्या मुख्य तत्व हैं या कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स हैं जो असेंशियल हैं यानी आवश्यक है और कौन से ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है, इस पर बेस्ड है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट एक मुख्य आइडिया है जिसको आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार कैटेगराइज कर सकते हो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज ए क्लास ऑफ स्टिमुलाई विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। Learning of concepts involves successfully identifying those common characteristics and defining them as a category. तो कॉन्सेप्ट का लर्निंग क्या होगा, अगर हम उन कैरेक्टरिस्टिक को पहचान सके जिनसे वो कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है और उसको सही सही कैटेगराइज कर सके, यानी जो भी जिस तरह से भी हमने कैटेगराइज किया है उसके रूल को पहचानना ही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। इसके द्वारा जो विद्यार्थी है वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक मेंटल पिक्चर बना सकता है और उससे अपना विचार या सेंस ऑफ द आइडिया निकाल सकता है। इस कॉन्सेप्ट के कुछ मुख्य एलिमेंट्स हैं, कुछ मुख्य तत्व है, यानी कॉन्सेप्ट किसको कहेंगे। पहला तो कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर कॉन्सेप्ट का एक पर्टिकुलर नेम होगा और उस कॉन्सेप्ट के कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ एग्जाम्पल यस में आएंगे और कुछ एग्जाम्पल नो में आएंगे। यानी इन एग्जाम्पल को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनेंगे और कुछ एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये किस तरह से हिस्सा बनते हैं उसके अनुसार इनके कुछ मुख्य एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स यानी कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चेयर है, तो चेयर के लिए क्या है, एक सीट होती है, 4 टांगे होती हैं और एक बैक होती है। इसके सिवाय चेयर की बाजू भी होती हैं, लेकिन अगर चेयर की बाजू ना हो और सिर्फ सीट और बैक हो तब भी हम उसको चेयर ही बोलते हैं। यानी मुख्य एट्रीब्यूट क्या है, सीट, 4 टांगे और पीठ। और एडिशनल एट्रीब्यूट क्या है कि उसकी बाजू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से कुछ एट्रीब्यूट कंपल्सरी हैं यानी आवश्यक हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स एडिशनल हैं, यानी एट्रीब्यूट्स का वैल्यू या उसका इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकता है। अगर हम इन एट्रीब्यूट्स को पहचान पाएं और उनको अनुसार हम कोई रूल बना सकें या उनको फॉर्मुलेट या डिस्क्राइब कर सकें, दैट विल बी कॉल्ड एज रूल। तो हर कॉन्सेप्ट का कुछ नाम होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक की कुछ वैल्यू होती है जिसके अनुसार ये रूल फॉर्म किया जाता है जो कि कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज स्पाइरल लर्निंग। स्पाइरल लर्निंग का सिद्धांत ब्रूनर ने 1960 में दिया और ये सिद्धांत पियाजे के नोशन ऑफ रेडीनेस या तत्परता की धारणा के बिल्कुल विरुद्ध है। इससे पहले पियाजे ने एक आइडिया दिया था कि लर्नर को तब तक नई चीज नहीं सिखाई जा सकती जब तक कि लर्नर खुद उसके लिए तैयार नहीं है। पियाजे ने कई सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में भी बात करी और कॉग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी बात करी, लेकिन ब्रूनर ने का जो सिद्धांत है वो इस धारणा के बिल्कुल विरुद्ध है। ब्रूनर मानते हैं कि स्कूल बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट को लर्नर की एज के साथ मैच करने के लिए, जबकि लर्नर खुद ही प्री अडेप्टेड होता है लर्निंग के लिए, यानी वो खुद ही सीखने के लिए उत्सुक होता है, उसमें एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है और वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है लर्निंग का। ब्रूनर ये मानते थे कि एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इन एन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी लर्नर को किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज में सिखाया जा सकता है।
According to spiral learning, the key concepts are presented repeatedly throughout the curriculum, but with deepening layers of complexity or in different application. ब्रूनर ने कहा कि अगर हम जानकारी को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ डिफाइन करें और इस तरह से प्रेजेंट करें कि लर्नर उसको समझ सके और उन कॉन्सेप्ट को समय के अनुसार बार बार रिवाइज करते हो जाए, यानी छोटी क्लास में हमने कोई कॉन्सेप्ट जैसे नंबर्स का सिखा दिया, अगली कक्षा में फिर हम उसी नंबर के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाते हैं, उससे अगली कक्षा में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से। तो इस तरह से जैसे जैसे विद्यार्थी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे उसके सब्जेक्ट मैटर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हमने सिखाना शुरुआत में ही कर दिया था। तो जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे करिकुलम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है और ज़्यादा डीप होता जाता है और समय के अनुसार रिपीटेडली उसको रिवीजन्स भी मिलते रहते हैं। तो ये जो रिवीजन्स है रेगुलर इंटरवल पे होते रहते ताकि लर्नर बार बार उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट कर सके। इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी स्पीड अप होती है और आपको लर्नर को वेट नहीं करना पड़ता कि वो किसी एज पर आ जाए तभी आप उसको कोई कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करें। तो ये जो कॉन्टिन्यूस रेपिटेशन ऑफ सेम फंडामेंटल आइडिया विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे लर्नर खुद रिलेशनशिप बना पड़ता है अपनी प्रीवियस लर्निंग के साथ, यानी ये जो उसने पहले से सीखा है उससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सीखता है तो अपनी पुरानी जानकारी को भी रिवाइज करता रहता है। तो इस तरह से ब्रूनर का सिद्धांत जो है ये पियाजे की थिंकिंग से बिल्कुल कंट्रास्टिंग है और ब्रूनर ये मान रहे हैं कि यंग एज से ही लर्नर को कॉम्प्लेक्स मटेरियल के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है अगर वो जानकारी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, इसमें वो मानते हैं कि एडल्ट्स का और जो बच्चे के बड़े पढ़ाने वाले हैं या उसके टीचर्स हैं या उसके आसपास के लोग हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और इसी इम्पॉर्टेंट रोल को डिफाइन करता है इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत ब्रूनर ने 1950 में दिया और ये जो सिद्धांत है ये वाइगोस्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के साथ काफ़ी मिलता है। वाइगोस्की का सिद्धांत है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसमें वो बात करते हैं कि लर्नर कुछ एक्टिविटीज़ को खुद से कर पाता है और कुछ को दूसरों की मदद से कर पाता है। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग भी इसी से मिलती जुलती विचारधारा है जिसमें एडल्ट लर्नर को सपोर्ट करते हैं ऐसी जानकारी को ग्रहण करने में, ऐसे कार्यों को करने में, ऐसी एक्टिविटी को करने में जिसको वो अकेला नहीं कर पाता। सो इट इज द सपोर्ट गिवन टू द स्टूडेंट बाय इंस्ट्रक्टर थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। तो स्कैफोल्डिंग में क्या आता है, ऐसी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज आती हैं विच आर बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऐसी क्रियाएं जिनको लर्नर की पुरानी जानकारी के आधार पर बनाया गया है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पुरानी जानकारी से थोड़ा ऊपर के लेवल की हैं जिसको लर्नर अपने आप से नहीं लेकिन दूसरे की मदद से कर पाता है। इसमें एडल्ट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसमें अध्यापक टीचर डेमोस्ट्रेट करता है और स्टूडेंट देखता है, वॉच करता है। तो दिस इज स्टेप 1 जिसमें अध्यापक करता है, विद्यार्थी देखता है, और दूसरा स्टेप है जिसमें विद्यार्थी करता है और टीचर उसको सपोर्ट करता है और समय समय पर जैसे जैसे जरूरत पड़े उसके अनुसार फीडबैक भी देता है। इसमें जरूरी है कि विषय वस्तु ऐसी हो जिसको बच्चे आसानी से और सरलता से सीख सकें, यानी विषय वस्तु जो सिखाई जानी है उसको बार बार करने की भी जरूरत है ताकि विद्यार्थी लॉजिकल वे में सीख सके और अपनी डिफिकल्टी लेवल के अनुसार उसको और इम्प्रूव भी कर सके। इसी से एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है हमें डिस्कवरी लर्निंग का। चिल्ड्रंस दे हैव कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी विद्यार्थियों की कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं होती हैं जो कि समय के अनुसार डेवलप होती हैं। डिस्कवरी लर्नर कई तरह के प्रोसेसेस की बात करता है, जैसे गाइडेड डिस्कवरी है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग है।
केस बेस्ड लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग, ये सब अलग अलग तरीके हैं डिस्कवरी लर्निंग के। 1961 में ब्रूनर ने ये सिद्धांत दिया कि लर्नर खुद अपनी जानकारी को बना सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अध्यापक की सारी जानकारी बनी बनाई लर्नर को दे दे और लर्नर उसको सिर्फ रट ले। ज़रूरत इस चीज़ की है कि लर्नर खुद अपनी जानकारी को बनाए, क्योंकि इस जानकारी को वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएगा और उसको प्रयोग में ला पाएगा। और ऐसी जानकारी जिसमें विद्यार्थी ऑब्जर्व कर सके, खुद से एनालाइज करके क्लासिफाई कर सके और खुद अपनी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बना सके, अपने आइडियाज को दूसरों को बता सके, ऐसी जानकारी विद्यार्थी की पहुंच में होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ लर्निंग शुड बी मेड अवेलेबल टू द लर्निंग। दिस इज कॉल्ड एज डिस्कवरी लर्निंग, यानी नॉलेज जिसको विद्यार्थी खुद कंस्ट्रक्ट करे, अपने लिए बनाए, बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग द इंफॉर्मेशन इन ए कोडिंग सिस्टम। यानी ये जो डिस्कवरी लर्निंग है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करती है, जिसमें ब्रूनर ये मानते हैं कि ये सबसे इफेक्टिव वे है टू डेवलप कोडिंग सिस्टम, बजाय कि इसके कि विद्यार्थी उस कोडिंग सिस्टम को रोट लर्निंग के द्वारा लर्न कर ले जो उसको अध्यापक के द्वारा बताया गया है। इसके द्वारा विद्यार्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है और विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकता है। हालांकि जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग है इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और इसमें विद्यार्थी को बहुत सारा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बनाने के लिए उसको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बजाय इसको लर्न करना, मेमोराइज करना ज़्यादा आसान होता है। According to Dell, concept attainment was developed by Jerome Bruner with the intention of introducing teaching and nurturing students with critical thinking skills. तो अकॉर्डिंग टू डेल, जेरोम ब्रूनर ने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल डेवलप ही इसलिए किया है ताकि विद्यार्थी में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके, ताकि विद्यार्थी खुद से कैटेगराइज कर सके, खुद से एनालिसिस कर सके और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर पाए। Next is modes of representation. Modes of representation are the ways in which information or knowledge are stored and encoded in memory. प्याजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने कैटेगराइज किया था नीट एज रिलेटेड स्टेजेस में। यानी विद्यार्थी किस तरह से अपनी भावनाओं को बताता है, किस तरह से ग्रहण करता है, इसके बारे में प्याजे ने बिल्कुल स्पेसिफाइड डिस्टिंक्ट एज ग्रुप्स डिफाइन किए। इसके कंपैरिजन में ब्रूनर का सिद्धांत ये बताता है कि ये जो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये सीक्वेंशियल तो हैं, मगर ये उस तरह से रिजिड स्पेसेस नहीं है जैसा कि प्याजे ने डिफाइन किया है। ब्रूनर ने इसमें दो बातों के ऊपर ध्यान दिया। पहला ये कि चाइल्ड अपनी अनुभूतियों को किस तरह से बताता है और दूसरा कि वो शैशवावस्था या बालावस्था में विद्यार्थी किस तरह से सोचते हैं। तो दोनों चीज़ों के बेसिस पर उन्होंने इन मोड्स को तीन तरीकों से डिफाइन किया है। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और कैसे सीखता है, उसके अनुसार मोड्स ऑफ स्टेजेस को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट इज एन एक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसमें जो बच्चा है वो सिर्फ एक्शन के बेसिस पर या सक्रियता के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। और इसमें क्योंकि अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ नहीं है तो बच्चा बोल के नहीं बता पाता, तो इसलिए वो सिर्फ करके या फिजिकल एक्शन के द्वारा ही अपने एक्शंस को, अपनी विचारों को बता पाता है। तो ये जो एज ग्रुप है दैट इज फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 18 मंथ्स, यानी 0 से 18 मंथ का जो टाइम है जिसमें बच्चे की अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसमें वो अपनी सारी जानकारियों को फिजिकल एक्शंस के द्वारा ही दूसरे को बता पाता है। ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन बाद में ख़त्म हो जाता है। बाद में बड़ी उम्र में ये जो
इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, ये तब भी बना रहता है। जैसे इसको मसल मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है, जैसे हम टाइपिंग सीख जाते हैं या हम स्टिचिंग सीख जाते हैं या किसी मस्कुलर काम को सीख जाते हैं, जैसे किसी मशीन को चलाना सीख जाते हैं, तो ये बना रहता है। लेकिन छोटे बच्चों में 0 से 18 माह के जो बच्चे हैं उनमें दिस इज टोटली एक्शन बेस्ड। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है देन ही स्टार्ट्स विद इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन विच इज कॉल्ड एज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन यानी दृश्य प्रतिमा की विधि। इसमें जो बच्चा है वो इंफॉर्मेशन को सेंसरी इमेजेस के द्वारा परसीव कर सकता है, पिक्चर्स को देख सकता है, समझ सकता है। सबसे पहले विजुअल इंफॉर्मेशन को समझना सीखता है, जैसे डायग्राम है, इलिस्ट्रेशन है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी तस्वीरों वाली पुस्तकों को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। ये जो स्टेज है ये 18 से 24 माह तक बनी रहती है। धीरे धीरे सबसे पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन डेवलप होता है, फिर हियरिंग, स्मेल और टच, ये रिप्रेजेंटेशन भी डेवलप होती हैं। थर्ड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी संकेतों के द्वारा, मेंटल पिक्चर्स के द्वारा या किसी इशारे के द्वारा भी जो विद्यार्थी है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये वो समय है जब वो शब्दों में अपने अनुभवों को बता पाता है। तो ये जो स्टेज है ये पियाजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ रिलेट करती है, जिसमें सिंबॉलिक लर्निंग हो सकता है और मैथमेटिक के सिंबल सीखे जा सकते हैं। और ये जो सिंबल्स है ये इसको विद्यार्थी इतने फ्लेक्सिबिलिटी से मैनिपुलेट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है और इससे वो एक अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचा पाता है। तो जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये बाकी ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर माना जाता है टू डेवलप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स। इससे एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है और विद्यार्थी अपनी सोचने को, जिस तरह से वो सोचता है उसको आर्टिकुलेट कर सकता है, यानी दूसरों को बता सकता है। यानी ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर सकता है। अगर इस मॉडल को बेहतर तरीके से प्रयोग में लाया जा सके तो इसको मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है।